सो मूविंग फॉरवर्ड विद द न्यू डेफिनेशन ऑफ असेसी। अब हम शुरू करने वाले हैं द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस असेसीज, देन पर्सन, असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर एंड सो गोइंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। असेसी की डेफिनेशन में देखो कि असेसी की डेफिनेशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट क्या कहती है। वो कहता है कि देखो जो भी पर्सन जिसको भी टैक्स देना है, जो भी किसी भी लाइबिलिटी जो इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड करता है, वो लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो लायबल है, ठीक है ना, वो पर्सन कहलाया जाएगा असेसी। चाहे वो फाइन हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, सॉरी इनकम टैक्स हो, या फिर कुछ भी चीज हो, वो होता है असेसी। अच्छा, किसी एक असेसी के ऊपर जिसने लायबल टू पे टैक्स है बट उसने टैक्स पे नहीं किया, ठीक है ना, और उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं, या फिर कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे इनकम टैक्स एक्ट में जो आप आगे पढ़ोगे, जिसमें बताया जाएगा कि कुछ असेसीज को हम डीम्ड असेसी मान लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनको हम मान लेंगे कि ये असेसी हैं, इनके ऊपर लाइबिलिटी थी पे करने की टैक्स की, बट इन्होंने पे नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट जाके उस पर प्रोसीडिंग्स लगाई जा सकती है, शुरू की जा सकती है। तो मोटा मोटा आपको याद क्या रखना है असेसी की डेफिनेशन में। असेसी वो एक पर्सन होता है जो लायबल है टू पे एनी टैक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अंडरस्टूड और नॉट। और मैंने बताया था जैसे कि आपको कि सारी की सारी डेफिनेशन जो होती हैं असेसी वाला इनकम टैक्स एक्ट में, जितने भी डेफिनेशन होते हैं यूजुअली कौन से सेक्शन में मिलती हैं, सेक्शन नंबर 2, ठीक है ना, उसमें डेफिनेशंस मिलती हैं। और 2 के साथ जितने भी ये ब्रैकेट्स में लगे होंगे ना, दीज आर कॉल्ड सब क्लॉजेस। इसको सेक्शंस नहीं बोलेंगे, सब क्लॉजेस बोलते हैं। देखो दो डिफरेंसेस होते हैं, आ जाओ कॉन्सेप्ट नोट्स पर, डिफरेंसेस समझते हैं दोनों चीजों में। एक चीज होती है, एक शब्द मैं बार बार बोलूंगा, सेक्शन के साथ होगा सब सेक्शन, और एक बार मैं बोलूंगा सब क्लॉज या फिर क्लॉजेस। ठीक है। क्लॉजेस या सब क्लॉजेस और सब सेक्शंस। देखो सेक्शंस क्या होते हैं, सेक्शंस के जैसे आपका सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 4 है, ये सेक्शंस है, एवरीवन नोस। बट उसके ब्रैकेट में जो अंदर रखा होता है वो कभी कभार होता है सब सेक्शन, कभी कभार होंगे क्लॉजेस, और कभी कभार होते हैं क्या, सब क्लॉजेस। दोनों तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ये वाली बात को समझो। देखो अगर मैं सेक्शन नंबर 2 के साथ कोई भी चीज लगा दूं ब्रैकेट में, ठीक है ना, 2 के साथ कोई भी चीज लगाऊं ब्रैकेट में, वो यूजुअली कहलाया जाएगा क्या, क्लॉजेस। व्हाई इट इज कॉल्ड क्लॉजेस, देखो दोनों चीजों में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को समझना क्या कहा जाता है। देखो सिंपल सी एक बात, मेरी बात समझो, कि अगर कोई एक सेक्शन है, सपोज करो सेक्शन नंबर 2, ठीक है, ये एक सेक्शन है, इसके अंदर जो जो बातें लिखी गई हैं, सारी की सारी बातें डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पहले वाली ब्रैकेट में जो बात की गई है वो दूसरे वाले ब्रैकेट से कुछ मेल नहीं खाती, दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं कहूं 2 क्लॉज 7 बात करता है असेसी की डेफिनेशन की, ठीक है, 2 क्लॉज 31 बात करता है पर्सन की डेफिनेशन की, ओके। 2 क्लॉज 31 बात करता है पर्सन की डेफिनेशन की, असेसी की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, पर्सन की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है क्या, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। 2 क्लॉज 8 किसी और की बात करेगा, 2 क्लॉज 10 किसी और की बात करेगा, 2 क्लॉज 2 किसी और की बात करेगा। हर सेक्शन, हर सब सेक्शन, हर जो ब्रैकेट की बात होगी वो अलग अलग बात कर रहे होंगे। दोनों तीनों जितने भी सब सेक्शन होंगे, जितने भी ब्रैकेट में जो पॉइंट्स लिखे होंगे, उनका आपस में कोई मेल नहीं होगा। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसको बोला जाता है क्लॉजेस, तो उन ब्रैकेट्स को बोला क्या जाएगा, क्लॉजेस। बट सपोज करो जैसे सेक्शन नंबर 1 आ जाए, सेक्शन नंबर 139, सेक्शन नंबर 139, ओके, सपोज करो सेक्शन नंबर 139। अब सेक्शन नंबर 139 में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सपोज 4 भी है, सारे सेक्शंस हैं। इन सब सेक्शन रिटर्न ऑफ इनकम की ही बात कर रहे हैं, सब सेक्शन रिटर्न ऑफ इनकम की ही बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। आप इंडिविजुअल की रिटर्न्स कब भरी जाएंगी, एओपी की रिटर्न्स कब भरी जाएंगी, चैरिटेबल ट्रस्ट को कौन से फॉर्म में रिटर्न भरनी है, सब बात कैसी कर रहे हैं, सब बात रिटर्न ऑफ इनकम की ही कर रहे हैं। बट कुछ अलग अलग केसेस में बात कर रहे होंगे, पर बात मोटा मोटा किसके लिए करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम की बात करेंगे। यानी सेक्शन नंबर 139 खुद ही एक रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन है, पर उसमें अलग अलग पॉइंट्स डाल के, अलग अलग पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे डाल डाल के क्या किया जा रहा होगा, सिर्फ
उसी रिटर्न ऑफ इनकम को अलग अलग केसेस में एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, तो इसलिए कहा जाता है कि 139 के सब सेक्शन है, यानी कि सेक्शन नंबर 139 है पर उसका ही सब सेक्शंस है। तो ब्रैकेट समझ आया, ब्रैकेट में डिफरेंसेस किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर सारे ब्रैकेट्स अलग अलग ही बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, तो क्या कहा जाएगा कि ये क्लॉजेज हैं। पर अगर सारे एक सेक्शन के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एक ही टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वो बन जाते हैं सब सेक्शंस। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ सब सेक्शंस मैंने समझ लिया, मैंने क्लॉजेस समझ लिए। अच्छा, अब सब क्लॉजेस क्या होते हैं? अब जैसे कि मैं बात कर लूं 2 क्लॉज 7, सपोज 2 क्लॉज 7 किसकी बात करता है? 2 क्लॉज 7 एसएससी की बात करता है, वेरी गुड। 2 क्लॉज 31 की बात करें, 2 क्लॉज 31 किसकी बात करता है? पर्सन की। अब सपोज करो इसी के आगे 2 क्लॉज 31 के भी आगे उसे 5 पॉइंट लिखने हैं, तो उसने लिखना शुरू किया 2 क्लॉज 32 31 पॉइंट, फिर आगे ब्रैकेट लगा के फिर 1 लिखा, फिर 2 क्लॉज 32, फिर आगे ब्रैकेट लगा के 2, फिर 2 क्लॉज सॉरी 2 क्लॉज 31, एक सेकेंड, 2 क्लॉज 31 आगे ब्रैकेट लगा के 2, देन 2 क्लॉज 31 आगे देन ब्रैकेट लगा के 3 कर दिया उसने। अगर ऐसे बात कर रहे यहाँ पे ये सेकंड जो ब्रैकेट है ना, सेकंड ब्रैकेट है ना, दे विल टेक कलर फ्रॉम देयर फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट विल टेक कलर फ्रॉम देयर फर्स्ट ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर फर्स्ट ब्रैकेट इज दी क्लॉजेस, अगर फर्स्ट ब्रैकेट मेरा क्लॉजेस आइडेंटिफाई हुआ एज पर माय प्रीवियस लॉजिक, अगर ये मेरा क्लॉजेस है तो आगे वाले जो ब्रैकेट्स होंगे ना वो क्या हो जाएंगे? सब क्लॉजेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब क्लॉजेस। बट अगर मेरा पहले वाला ब्रैकेट क्या है? सेक्शन है, अगर सब सेक्शन है तो क्या हो जाएगा? सब सेक्शन कहलाया जाएगा उसके नेक्स्ट वाला ब्रैकेट। जैसे कि सपोज करो 139 1 और उसके आगे लगा दूं मैं 1 आई, ठीक है, तो दिस इज सेक्शन, दिस इज सब सेक्शन एंड दिस इज सब सब सेक्शन। Is it? Tell me. Is it subsection? No. There is no word called subsection. Understand it very carefully. It is subsection. Na? It is a subsection. So this is a clause. Now it is a clause. Understood clearly? So there is no word like sub section. There is no word like subsection. There is only section, subsection. Then we started with the clauses. Understood clearly? तो दोनों चीजों में समझ आया कि आपको किस तरीके से पढ़नी है चीजें, किस तरह से लॉ की वर्डिंग्स पढ़ी जाएंगी कि क्लॉजेज है, ये सब क्लॉजेज है, सेक्शन है या सब सेक्शन है। अंडरस्टूड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, चलो तो हम बात करने वाले हैं पर्सन की डेफिनेशन की। एक बार एसएससी की डेफिनेशन पढ़ लो चलो मेरे साथ। इट मींस एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स and or any sum under the income tax act 1961। अच्छा सर, sum is any payable sorry liable to pay any tax, टैक्स तो समझ आ गया, बट और एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट का क्या मतलब है? एनी अदर सम का मतलब हो सकता है शायद वो पेनल्टी पे करने वाली बात हो, चाहे उसको फाइन पे करना हो, चाहे उसे कुछ और भी पे करना हो। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस पढ़ोगे तो क्या हो सकता है? कंपाउंडिंग चार्जेस पे करने हो। तो क्या ये सब चीजें भी अगर कोई इंसान पे कर रहा है तो क्या उसे एसएससी माना जाएगा क्या? हाँ जी, माना जाएगा। और फिर कहता है इट इंक्लूड्स अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड, जिस पर हमने कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हैं, हमने पेन नंबर देखा, हमने अब तो देखो कि क्या हो गया। अब तो रिसेंट के केसेस में मैं आपको बताऊं तो कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट वाले को पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से नोटिस खोलता है? उस तरह से नोटिस खोल रहा है कि आपके जाएगा प्रोफाइल पर, सोशल मीडिया चेक करेगा, सोशल मीडिया चेक करने के बाद देखेगा आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए हो। आजकल हर आदमी पोस्ट तो करता ही है, अपने स्टेटस डालता है, तब सोशल स्टेटस बन चुका है। उसने पोस्ट करना शुरू किया, मैं गया बैंकॉक, मैं गया थाईलैंड, मैं गया स्विट्जरलैंड, मैं गया यहाँ पर। उसने सब जगह के पोस्ट करती है, आइटनरीज डाल रहा है वो, 5 डे 4 नाइट की आइटनरीज डालने लग गया, सब चीज वो दिखाने लग गया। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं यार ये आदमी इतना ट्रेवल करता है, इतना घूमता है, स्विट्जरलैंड जैसी जगह जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, और आईटीआर भरता है क्या? नहीं भर रहा। अगर भर भी रहा है तो कितने की भर रहा है? 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए की आईटीआर भर रहा है, क्योंकि रिबेट लेना चाहता है वो। मैं बताता हूँ रिबेट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब वो इनकम टैक्स एक्ट जीरो भर रहा है, अपनी इनकम इतनी कम दिखा रहा है कि जिससे कि इनकम टैक्स उसको जीरो भरना पड़े, पर घूम कैसे बड़े बड़े देश रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो वो उसने चाहे रिटर्न नहीं भरी, फिर भी क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब उसके सोशल मीडिया के बेसिस पर क्या वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर पाता है क्या? हाँ, अब उसके बेसिस पर भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर पाता है। पता है कई कई ऐसे केसेस भी हम लोगों ने देखे हैं। पता है आजकल इनकम टैक्स एक्ट आपसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ क्या रहा है? मैं आप कई नोटिस आपको दिखाऊंगा फ्यूचर की क्लासेस में। इनकम टैक्स एक्ट पता है आपसे क्या पूछ रहा है?
कहता है आपने दाल कितनी खरीदी उसका बिल दो, आपने चावल कितने खरीदे उसका भी बिल ला कर दो। मतलब आपके महीने के राशन का बिल मांग रहा है वो आपसे, हर चीज वो देख रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है। तो आपने चाहे रिटर्न नहीं भरी, ठीक है, आप लाइबल टू पे टैक्स तो थे ना। अगर आपकी रिटर्न ज्यादा होती, अगर आपकी इनकम ज्यादा, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी तो थी ना पे करने की। पे किया या नहीं किया डज नॉट मैटर। असेसी की डेफिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट अगर समझोगे, तो पे करना जरूरी है क्या? नहीं। क्या शब्द है? लायबल टू पे टैक्स। आप लायबल थे पर आपने पे नहीं किया। आपकी इनकम ज्यादा थी पर आपने इनकम कम दिखा के टैक्स नहीं पे किया, जबकि आप लायबल थे पे करने के लिए, तो भी आप असेसी माने जाओगे। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, कोई ऐसे कोई डीम्ड असेसी होंगे या फिर असेसी इन डिफॉल्ट होंगे। असेसी इन डिफॉल्ट क्या होते हैं? आप असेसी वाले काम करने थे, आपको टैक्स भरना था पर आपने नहीं भरा, तो वो क्या माना जाता है? असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है। उस बेसिस पर भी आपके अगेंस्ट पेनल्टीज प्रोसीडिंग्स वगैरह इनिशिएट की जा सकती हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो बताओ, असेसी की डेफिनेशन आप लोगों को एकदम क्लियर हुई? इजी। चलो आ जाओ। अब पर्सन की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सन की डेफिनेशन को समझते हुए देखो क्या कहता है। पर्सन्स में कई लोग इंक्लूड होते हैं। इंडिविजुअल्स, मेरे और आपके जैसे लोग इंडिविजुअल्स, वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी पर्सन की डेफिनेशन में आती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ फैमिली होती है, एक फैमिली होती है, उसमें सब लोग क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। दो को पार्टनर्स होंगे, तीन को पार्टनर्स होंगे, और एक क्या होता है? कर्ता। ये वाले कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फाउंडेशंस वगैरह में पढ़े होंगे ना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक सेपरेट काइंड ऑफ एंटिटी मानी जाती है, और वो भी आपकी पर्सन की डेफिनेशन में आती है। फिर फर्म आती है इंक्लूडिंग द एलएलपी। एलएलपी हो, फर्म हो, वो सब क्या कहलाए जाएंगे? पर्सन कहलाए जाएंगे। कंपनीज भी पर्सन होती है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, फॉरेन फॉरेन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, एवरी कंपनी इज नोन एज व्हाट? अ पर्सन। ठीक है। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? इसको हम देखेंगे सबसे लास्ट में। इसको हम देखेंगे सबसे लास्ट में, बाकी और चीजें देख लूं। हाँ। फिर आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या आता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या? देखो ना, इंडिविजुअल्स कौन थे? मेरे और आपके जैसे लोग। अब इन्हीं की कोई एक बॉडी हो, यानी कि क्या? मेंबर्स क्लब हो या ट्रेड एसोसिएशन हो, उसमें कौन होते हैं? हम जैसे ही कुछ लोग होते हैं इंडिविजुअल्स, पर उनका क्या करते हैं? हमने एक एसोसिएशन बना लिया, ठीक है ना। हम 10 लोग मिले, कहाँ के मिले? हमने, हमारी सबकी मेडिकल शॉप है, सपोज करो। हम सबकी एक मार्केट में मेडिकल शॉप है, हमने उस मार्केट की मेडिकल शॉप की एक एसोसिएशन बना ली। ठीक है, कि अब हमारी पूरी पूरी की पूरी मेडिकल शॉप्स की सारी बातें कौन करेगा? सारी बातें सरकार से रखनी हो या किसी अथॉरिटी से रखनी हो, हमारी एसोसिएशन रखेगी। एसोसिएशन होते हैं तो एक बात में दम होता है ना। तो वही वाली बात है, अगर हम सब इंडिविजुअल्स ने मिलके एक बॉडी बना लिया, उस बॉडी को रजिस्टर करा दिया, तो वो क्या हो जाती है? हमारी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। तो वो भी क्या पर्सन की डेफिनेशन में आएगा? जी हाँ, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। देन आते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसको हम कहेंगे प्यार से एजेपी। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को कहते हैं प्यार से बीओआई। ये कौन होते हैं? कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, यूजुअली दे डू नॉट एग्जिस्ट, बट इनकी भी एक अथॉरिटी होती है, इनकी भी एक जुरिडिक्शन होती है, जुरिडिकल होती है, यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ लॉ, फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस, और फॉर द पर्पस ऑफ लॉ, they are considered as person but they are not actually a person. That is why they are what? Artificial person which has the legal right, which has the legal authority. That is why the juridical persons, AJP, like the deities, like ईश्वर भगवान, ये भी क्या होते हैं? ये भी आपके जुरिडिकल पर्सन होते हैं। डू यू नो दैट कि आपका जो राम मंदिर वाला केस था, जब राम मंदिर का जब केस आया था, तब उसमें पता है क्या था? कि उसमें जो केसेस में थे ना, कि कौन कौन केस लड़ रहा है, तो उसमें केस लड़ने पर भगवान का भी नाम था। डू यू अंडरस्टैंड देन? तो क्या भगवान भी अपना केस खुद लड़ते हैं? लड़ते हैं। ठीक है, तो उनका भी नाम, आप कभी उसका रीजन देखो, उसमें अगर आप नाम देखोगे ना, नाम का साइटेशन देखोगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि उसमें भगवान का भी नाम है, कि भगवान खुद को भी डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटीज, क्योंकि वो लॉ की नजरों में क्या भगवान को भी अथॉरिटी दी गई है कि क्या आप अपना केस आके लड़ सकते हो? दी गई है। ठीक है, तो इसलिए जुरिडिकल पर्पसेस के लिए, लॉ के पर्पस के लिए हम कुछ लोगों को पर्सन मान रहे हैं, पर दे डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट।
हम जैसे वो इंडिविजुअल्स नहीं है, इसलिए दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, एक इमेजिनरी पर्सन। आपकी और मेरे लिए भगवान की इमेज अलग बन सकती है, ठीक है, इसलिए दे आर द आर्टिफिशियल पर्सन। बट उनको क्या जुरिडिकल राइट्स दिए गए हैं क्या? हाँ जी दिए गए हैं, इसलिए डेटीज हो गए, बार काउंसिल्स हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गए, इस तरह से ये अलग अलग लोग माने जाते हैं। क्या ये भी पर्सन होते हैं? हाँ जी ये भी पर्सन होते हैं। एंड देन लोकल अथॉरिटीज, जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, है ना, कॉर्पोरेशन हो गए, अलग अलग बीएमसी हो जाती है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसी अलग अलग कॉर्पोरेशंस होती हैं आपकी। एंड वो सब क्या मिलके बन जाती हैं? पर्सन्स बन जाते हैं, वो भी लोकल अथॉरिटीज होती हैं। अच्छा ये पर्सन है इंडिविजुअल, एचयूएफ पर्सन है, फर्म एलएलपी पर्सन है, कंपनी पर्सन है, बीओआई भी पर्सन है, एजीपी भी पर्सन है, और लोकल अथॉरिटी भी पर्सन है। अच्छा सपोज करो देयर इज अ ग्रुप, देयर इज अ ग्रुप, एक एसोसिएट, एक मान लो एक एंटिटी है, एंटिटी ए बी सी, एक एंटिटी, एंटिटी ए बी सी। इसकी देखो कंपोजिशन समझो, इसकी कंपोजिशन में है दो इंडिविजुअल, एक कंपनी भी है ना, और एक एसोसिएशन भी है। एक एसोसिएशन है तो क्या कर लेते हैं हम, एओपी मान लो एक, और एक उसमें बीओआई भी है, या फिर कोई भी एक कॉम्बिनेशन है। अब देखो ना, इस इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अलग से एक पर्सन है, कंपनी ये एक अलग से एक पर्सन है, एओपी अलग से एक पर्सन है, बीओआई अलग से एक पर्सन है। अच्छा पर ये सब मिलके एक कंपनी में आए हैं, एक कंपनी में आके इन लोगों ने एसोसिएट किया है, एक कंपनी में एसोसिएट किया है, तो बोलो ना इसको क्या कहा जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। यानी कि जो अलग अलग पर्सन्स थे वो सब मिलके, या फिर उनका कोई भी कॉम्बिनेशन मिलके, एक से ज्यादा कोई भी कॉम्बिनेशन मिलके अगर क्या बना रहा है, एक एसोसिएशन बना रहा है, एक कंपनी, एक अथॉरिटी बना रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। क्योंकि पर्सन ये सब हैं, ये सब पर्सन्स हैं, पर ये पर्सन मिलकर भी एक एसोसिएशन बना रहे हैं, तो उसको क्या बोला गया? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और इसको भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर किया गया। सब इंपॉर्टेंट बात तो ये है, पर्सन की डेफिनेशन में कवर किया गया, बट क्यों कवर किया गया? क्योंकि टैक्स तो लेना है ना, मुझे टैक्स तो लेना है ना। तो पर्सन की डेफिनेशन में क्यों कवर किया गया, वो हम आगे देखेंगे कि पर्सन की डेफिनेशन में क्यों इन लोगों को कवर किया गया। क्योंकि इनकम टैक्स इन्हीं से तो लेंगे, जब तक हम डिफाइन ही नहीं करेंगे कि मुझे इनकम टैक्स लेना किससे है, तब तो मैं ले भी तो नहीं सकता ना। तो इसलिए पहले पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन की गई कि आप लोगों को टैक्स देना है, और जब आप लोगों के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी तो वही पर्सन क्या बन जाता है? असेसी बन जाता है। समझे क्या? तो सबसे पहले पर्सन डिफाइन किया गया कि अगर ये पर्सन होगा, क्योंकि देखो सेक्शन नंबर 2 में क्या होता है, सब कुछ अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, लॉजिकल सीक्वेंस से अरेंज नहीं होगा, सब कुछ अल्फाबेटिकली अरेंज होगा। ए एस, अगर ए से शुरू हो रहा है, असेसी जो वर्ड है ए एस से शुरू हो रहा है, इसलिए उसका देखो 2 clause 7 पर है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ए से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेटिकली वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, पर पी से स्टार्ट होने वाला वो थोड़ा बीच में आएगा, इसलिए वो अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। बट क्या लॉजिकली पहले आपको पर्सन समझ आना चाहिए क्या? अगर मैं पर्सन हूंगा तभी मैं असेसी बन पाऊंगा क्या? ऐसा हो सकता है कि मैं पर्सन ही नहीं हूं और असेसी बन जाऊं? नहीं, क्योंकि मोस्ट मोर और लेस इन लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन में सब कुछ कवर कर लिया। कुछ बचा क्या पर्सन की डेफिनेशन में? नहीं बचा। ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ कवर्ड इन द पर्सन डेफिनेशन। और वही पर्सन अगर लायबल टू पे टैक्स हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो असेसी बन जाता है। बोलो ना, समझ आया? आगे बढ़े। अब ऐसे ही दो चीजें और होती हैं जो आपस में ही इंटरलिंक है। कहता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इन दो की बात करनी है। व्हाट इज एन असेसमेंट ईयर और व्हाट इज एन प्रीवियस ईयर? अगर मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊं तो 2 साल होते हैं। एक साल होगा जिस साल आप पैसा कमाओगे, क्या करोगे? कमाओगे, ठीक। इस साल आपने पैसा कमा लिया, आपने देखा कि भाई देखो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैंने पूरा पैसा कमाया, और मैंने अपनी पूरी बैलेंस शीट वगैरह बना ली, मेरे को आज इस साल पता चल गया। सपोज करो कि मुझे 1 अप्रैल का, एक सेकेंड, मेरे 1 अप्रैल 2026 को मुझे पता चल गया कि मेरे टोटल इनकम मेरी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की कितनी थी। मुझे पता चल गया इतनी थी टोटल। सपोज कर लो मेरी 1 करोड़ रुपीज की क्या थी, 1 करोड़ रुपीज की मेरी क्या थी? टोटल इनकम थी। ठीक है, तो उस साल, जिस साल मैंने पैसा कमाया,
उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर को क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर। पर जिस साल मुझे उस पैसे पर टैक्स देना है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। उसको क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। दोनों में डिफरेंस समझो एक और बार, ठीक है? जिस साल मैं पैसा कमाऊंगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा मुझे कमाना है, ठीक है ना, उस साल मैं पैसा कमाऊंगा, उस साल मैं टैक्स नहीं दूंगा उस ईयर पर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना मैंने कितना पैसा कमाया। मुझे कब पता चलेगा इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितना पैसा कमाया? जब वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। तो जब टैक्स देने की बात आएगी, मैं उसके आगे ही तो टैक्स दूंगा, उससे बीच में तो नहीं दे सकता ना। ठीक है, तो मुझे उसके आगे ही टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, मुझे उसके आगे ही देना पड़ेगा। तो जिस साल मैंने पैसा कमाया वो क्या कहा जाता है? प्रीवियस ईयर कहा जाता है। और जैसे ही मैंने पता लगा लिया कि इस साल मैंने इतना पैसा कमाया, अब उसके बाद जब जाके मैं टैक्स दूंगा उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर। वो फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाया जाएगा? असेसमेंट ईयर। और आप लोगों के एग्जाम के लिए, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, आप लोगों के एग्जाम के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्या है? तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो है, यानी कि जो स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 ऑफ मार्च 2026, दिस इज कॉल्ड एज योर प्रीवियस ईयर। दिस इज योर प्रीवियस ईयर, यानी कि इस साल आप पैसा कमाओ, उसको टैक्स देने की छोड़ो, इस साल सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दो। पर टैक्स कब दोगे? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स दे पाओगे, क्योंकि इस साल तो पैसा कमाने पे ध्यान है ना। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? फाइनेंशियल ईयर हो गया 26-27, यानी कि 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27, ये आपका हो जाता है असेसमेंट ईयर। ये आपका हो जाता है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल आपको टैक्स देना है, कौन सी इनकम पे? जो आपने कमाई है प्रीवियस ईयर में। अरे, जो आपने इनकम प्रीवियस ईयर में कमाई है उस पर जिस साल आप टैक्स दोगे उस साल को क्या कहा जाता है? असेसमेंट ईयर। उस साल को क्या कहा जाता है? असेसमेंट ईयर। अच्छा, अब मेरे को इसमें दो बातें और बतानी है आपको। सुनो, क्या असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है क्या? असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ये बात हमेशा समझो कि असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक फाइनेंशियल ईयर है जहां पर आपको टैक्स देना है। ठीक है, वो तो पूरा फिक्स है ना, इस साल में ही आपको टैक्स देना है। बट क्या मेरा प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है क्या? यूजुअली कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर मेरा बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है, सपोज करो मेरा बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है, 2-4 साल से मेरा बिजनेस चल ही रहा है, ठीक है, तो आज मैं जो इनकम कमाऊंगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ही कमाऊंगा, पूरे साल की इनकम कमाऊंगा। हाँ जी। बट कुछ और केसेस हो सकते हैं। सपोज चलो मैं इधर ही आपको बता देता हूँ ना, लिख कर ही दिखा देता हूँ। सपोज करो, अब आ जाओ, प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं। एक केस है हमारा, समझो, एक केस है कि मेरा बिजनेस ऑलरेडी रनिंग था और मैंने 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 2026 तक पूरे साल मैंने अपना बिजनेस रन किया है। पूरे साल मैंने क्या कमाया है? पैसा कमाया है। तो इसमें मेरा प्रीवियस ईयर पूरे 12 मंथ्स का होगा, क्योंकि मैंने पूरे 12 महीने पैसा कमाया है। बोलो ना, समझ आया क्या? सेकंड केस देखो ना, अगर सपोज करो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक था, बट मेरा बिजनेस कमेंस ही कब हुआ है? बोलो ना, मेरा बिजनेस कमेंस ही कब हुआ है? सपोज करो मेरा बिजनेस कमेंस हुआ है 30 जुलाई 2025 को। 30 जुलाई 2025 को मेरा बिजनेस क्या हुआ है? कमेंस हुआ है। तो अब मेरे लिए प्रीवियस ईयर किस साल कितना हो गया? इस वाले पीरियड में तो मैंने पैसा कमाया ही नहीं, मेरा बिजनेस ही नहीं था, मैंने पैसा कमाया ही नहीं। तो यहां पर तो मेरा ये चीज तो प्रीवियस ईयर में आनी ही नहीं चाहिए ना, ये वाला टाइम पीरियड। तो मेरा टाइम पीरियड तो यहां से यहां तक आना चाहिए। समझे क्या? तो कितने महीने आने चाहिए जल्दी से बताओ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हटा दूं तो 8 महीने मेरे प्रीवियस ईयर में बनने चाहिए क्या? बोलो ना। तो क्या मेरा प्रीवियस ईयर 8 मंथ्स का हो गया इस समय? बोलो, क्या मेरा 8 मंथ्स का प्रीवियस ईयर हो गया क्या? समझे क्या? तो अगर मेरा बिजनेस ही बाद में कमेंस हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या मेरा प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है क्या? यस, मेरा प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, बट मेरा असेसमेंट ईयर कैन नेवर बी लेस देन 12 मंथ्स, क्योंकि वो तो पूरा टैक्स पीरियड है जहां पर आपको टैक्स देना है। ठीक है, तो यहां पर आप एक बात लिखोगे कि प्रीवियस ईयर
कैन बी, या फिर ऐसे लिखो, प्रीवियस ईयर एक 12 महीने से कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर जो है, जिस साल आपको टैक्स देना है वो हमेशा 12 महीने का ही होगा, हमेशा 12 महीने का ही होगा। समझे क्या इस वाली बात को भी? समझ आ गया? आगे बढ़े, देखो, पढ़ो इसको। कहता है असेसमेंट ईयर 2 clause 9 में बात लिखी हुई है, पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 April ऑफ एनी ईयर इन विच द टैक्स इज पेड ऑन द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर। जिस साल आपने इनकम कमाई उस साल आप जिस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देते हो वो फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर कहलाया जाएगा। वो पीरियड कितना होगा? 12 महीने का पीरियड होगा, जो स्टार्ट कब से होगा? 1 April से स्टार्ट होगा इन द, दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर। नाउ व्हाट इज द प्रीवियस ईयर? ये सेक्शन नंबर 3 में बात कही जाती है, 2 में बात खत्म हो गई। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में देता है। ठीक है, कहता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये भी पीरियड कहता है 12 मंथ्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 April ऑफ एनी ईयर, यस, इन विच द इनकम इज अर्नड, जिस साल आपने इनकम कमाई है। इट इज द ईयर प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर। ऑब्वियसली जिस साल मैं पहला पैसा कमाऊंगा तभी तो असेसमेंट ईयर में टैक्स दूंगा, तो प्रीवियस ईयर यूजुअली असेसमेंट ईयर से पहले ही तो आएगा, वही लिखा हुआ है। अब सुनो ना, कहता है इन केस ऑफ अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, नया बिजनेस जब एस्टेब्लिश कर रहे हो, जैसे कि हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 30 जुलाई को बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था, जो मेरा प्रीवियस ईयर होगा ना, प्रीवियस ईयर अब से मैं पी वाई लिखूंगा, असेसमेंट ईयर अब से मैं ए वाई लिखूंगा, ओके। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर होगा ना वो कमेंस होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि हमारे केस में भी तो देखो, यहां पर ही तो शुरू हुआ था 30 जुलाई 2025 से, वहीं से तो मैंने प्रीवियस ईयर लिया था। तो क्या प्रीवियस ईयर हमारा 8 मंथ्स का हो रहा था? हाँ जी। तो क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने या उससे कम का हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी ऑफ 12 मंथ्स। क्लियर? अंडरस्टूड? इजी? यस, इजी। नाउ वी शैल बी मूविंग फॉरवर्ड। देखो, सिंपल रूल मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने क्या बताया, आप इनकम कमाओगे इन द प्रीवियस ईयर और उस पर टैक्स कब देना पड़ेगा आपको? असेसमेंट ईयर पे देना पड़ेगा। यही रूल मैंने अभी तक बताया आपको, और यही रूल जनरल रूल ऑफ इनकम टैक्स है। यानी कि जिस साल आप पैसा कमाओगे ना उसके अगले साल आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, नॉर्मल सी सिचुएशन है। बट इस रूल के भी कई एक्सेप्शंस हैं, इस रूल के भी कई एक्सेप्शंस हैं अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स एक्ट में। वो एक्सेप्शंस क्यों डाले गए इनकम टैक्स एक्ट में, वो बात समझो। अगर कोई ऐसा आदमी है जिस पर डिपार्टमेंट को शक है, ये आया है, पैसा कमा रहा है, अगर ये बीच में से ही चला गया, ये देश छोड़ के भाग गया, तो इससे पैसा निकलवाना नामुमकिन है। अब ये पैसा नहीं दे पाएगा और ना मैं इसको पकड़ पाऊंगा। अगर ऐसा कुछ है तो सरकार क्या करती है, उससे भैया तू अभी के अभी जाते जाते ही टैक्स देकर जा, हम तेरे लिए असेसमेंट ईयर का वेट ही नहीं करेंगे। हमें डर है कि तू बाद में आके टैक्स देगा कि नहीं देगा, इसलिए अभी ही देकर जा। इसलिए कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए। हमारा वैसे जनरल रूल क्या है, हम जैसे मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के लिए जनरल रूल क्या है कि इस साल आराम से पैसे कमाओ, तुम लोग भागने वाले लोग हो नहीं, कोई बात नहीं, आराम से पैसे कमाओ, अगली साल दे देना टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे शैतान लोग हैं जिसको सरकार को जिनसे डर लगता है, सरकार कहते है तुम लोग भाग गए तो क्या होगा, या फिर आज तुम पर्सन हो, कल तुम पर्सन ही नहीं रहे हमारी डेफिनेशन के हिसाब से, तो क्या होगा? तो इसके लिए क्या करती है सरकार, सरकार कहते हैं भैया तुमने जब पैसा कमाया है ना उसी साल टैक्स दो, असेसमेंट ईयर का मुझे वेट ही नहीं करना है। तो आओ ना समझो इसे, क्या कहता है, इनकम फॉर प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। जिस साल की इनकम होगी उसको टैक्स कब किया जाएगा? असेसमेंट ईयर में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। बट there are some exceptions to this general rule, और what are those exceptions? कहते हैं सेक्शन नंबर 172 जो आपके सिलेबस में भी है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसमें बात की जाती है शिपिंग बिजनेस ऑफ एन एनआर। अगर कोई नॉन रेजिडेंट आदमी है जो इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं है, अगर वो कुछ शिपिंग बिजनेस कर रहा है, तो देखो ना शिपिंग बिजनेस क्या है, आज इंडिया में शिप लेकर आएगा, कल इंडिया को छोड़ के चले जाएगा। अब मैं कहां से उस एनआर को कहां से पकड़ के लाऊंगा भाई, तू टैक्स दे। तो इसलिए उसको जाते समय ही उससे टैक्स ले लिया जाता है, भाई मुझे नहीं वेट करना तेरे लिए असेसमेंट ईयर का, अभी ही टैक्स देकर जा।
अभी ही टैक्स देकर जाता है। उस पर कई टीडीएस के भी प्रोविजंस पड़ेंगे, कई उन पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी आती है, कई चीजें होंगी, पर वो हम एनआर में पढ़ेंगे क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन की बात करता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 172 समझ आ गया। ऐसे ही सेक्शन नंबर 171 है, आदमी इंडिया ही छोड़ के जा रहा है। 174 क्या कहता है, इंडिया ही आदमी छोड़ के जा रहा है तो क्या करें भाई, पहले ही पैसा ले लो। हालांकि बात वो अलग है कि वो नीरव मोदी को नहीं पकड़ पाए, बट सेक्शन तो कहता है ना, प्रोविजन तो डाला है ना उन्होंने। बट ऐसे ही कई लोगों को उनसे पहले ही टैक्स ले लिया जाता है कि भैया अगर पहले से पता है कि भाई ये इंडिया छोड़ के जा रहा है, इसका अब लौटने का कोई मन नहीं है, अब ये बाहर ही सेटल होना चाहता है, तो भाई पहले से ही पैसा दे के चले जा, टैक्स दे के जा, फिर तेरे को जहां जाना है जा। ठीक है ना, तो एक सेक्शन नंबर 174 भी है, ऐसे लोगों से पहले ही पैसा ले लिया जाता है। अब सपोज करो एक सेक्शन है 174 ए, वो क्या कहता है, आपने सपोज करो अभी होली आ रही है, ठीक है, होली से रिलेटेड आपने क्या किया, आपने एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस बनाई या फिर एक एक छोटी सी बॉडी बनाई, अस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और उसको लिख दिया, उसको नाम क्या दे दिया, होली होली मंडल या फिर होली कार्यक्रम मंडल, जो भी दे दिया 2026। ठीक है, एक आपने मंडली बना ली। हाँ जी, वेरी गुड। उसका काम ही क्या है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ चंदा कलेक्ट करना, और उस चंदे से होली का दहन करवाना, होली का प्रोग्राम करवाना, है ना, तो पार्टी वार्टी करना, जो भी उनका पूरा प्रोग्राम है वो वाले काम करना है। अच्छा जी, वेरी गुड। होली खत्म, वो एसोसिएशन ही खत्म, एसोसिएशन डिसॉल्व हो गई। सब कुछ किधर हुआ, सब कुछ एक ही प्रीवियस ईयर में हो गया। अब भाई एक बार बताओ ना, अब जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी तो मैं कहूंगा अभी देखो जनवरी 2026 चल रहा है, करेक्ट। होली कब है, कब है होली, मार्च 26 में होली है। होली कब है, मार्च 26 में। सब कुछ कहाँ 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 हो गया, प्रीवियस ईयर 25-26 में ही हो गया। अब कह रहे हैं होली कब हुई, 2-3 मार्च की होली है इस बार। ठीक है, होली हो गई। अब अप्रैल तक आते आते कह रहे कौन एओपी कौन बीओआई, हम तो कुछ थे ही नहीं, मार्च में हुआ था जो हुआ था, अब वो डिसॉल्व हो गया, हमारी खत्म वो मंडली। अब थोड़ी ना वो मंडली चलती रहेगी, 2027 के लिए अलग बना लेंगे। सरकार कहेगी ये तो क्या हो गया हमारे साथ, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। मतलब तुमने एओपी बनाई, बीओआई बनाई, तुमने चंदा कलेक्ट किया, चंदा कलेक्ट करके तुमने पूरा तो खाया, पूरा तो काम किया नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचा गए होगे, अपनी जेब में रख लिया होगा। कुछ तो टैक्स देना चाहिए था ना तुम्हें, या फिर कोई और सिचुएशन बन सकती थी, तुम्हें टैक्स देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। पर वो तो कह रहा है, एओपी जो मंडली थी वो तो कह रही है हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, करते थे तब करते थे, पर असेसमेंट ईयर में तो हम पर्सन है ही नहीं। तो सरकार कहते भाई ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो सरकार कहती है भाई एक काम करो, जिस साल थे ना उसी साल टैक्स दे दो, अगले साल तक तो तुम कहोगे हम है ही नहीं, फिर हम तुमसे कैसे टैक्स ले पाएंगे। इसलिए सरकार कहते हैं जिस साल पैसा कमाया प्रीवियस ईयर 25-26 में, उसी साल टैक्स दे दो भैया, हमें असेसमेंट ईयर का वेट करना है क्या, हम नहीं कर पाएंगे, तुम जैसे लोग हमारे को बेवकूफ बनाते रहेंगे और सरकार बेवकूफ नहीं बनना चाहती। ठीक है ना, तो कहते हैं 174 ए में ऐसी कोई ईओपी, ऐसी कोई बीओआई, ऐसी कोई एजेपी। अच्छा सर यही तीन क्यों लिखे, इंडिविजुअल क्यों नहीं लिखा। अरे ऐसा थोड़ी ना होगा कि आज आप इंसान हो कल आप इंसान ही नहीं रहोगे, कुछ और बन जाओगे, एलियन बन जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होगा ना। आप इंसान तो रहोगे ना, इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल रहेगा ना। तो इसलिए सरकार ने इंडिविजुअल्स नहीं लिखा। ठीक है, समझे। एओपी बीओआई एजेपी ऐसे जो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही बने थे, पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही बने थे, उनसे पैसे पैसा वसूल लो। अच्छा इसमें फर्म एलएलपी कंपनीज ये वाले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यूजुअली ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनते हैं। ये क्या बनते हैं, कोई एक फर्म नहीं बनाएगा एक पर्टिकुलर काम के लिए, वो कम से कम 1 साल तो रहेगा ना, 2 साल तो रहेगा ना। तो फर्म और कंपनीज जो बनती है ना, एलएलपी बनती है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बनती है, वो ऐसे काम नहीं करेंगी। ऐसे काम करने वाले ना ये नटखट 2-3 लोग ही होते हैं, एओपी बीओआई एजेपी, इन्हीं को पकड़ो। इसलिए सरकार ने इन्हीं का नाम लिखा कि ऐसे कोई एओपी बनी है, ऐसे कोई बीओआई बनी है, ऐसे कोई एजेपी बनी है, जो एक पर्टिकुलर पर्पस और पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही बनी है, और ये हमारे को बेवकूफ बनाने के लिए ही बनी है। उनको पहले पकड़ लो, उनको, उनसे क्या ले लो, उनसे पहले ही टैक्स ले लो। एक और ऐसे प्राणी होते हैं सेक्शन नंबर 175 में पाए जाते हैं, वो कहते हैं ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं टू अवॉइड द टैक्स, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं टू अवॉइड द टैक्स। कहीं टैक्स हेवन कंपनीज में डाल दिया, या फिर किसी ऐसे लूप होल को ढूंढ लिया कि किसी ऐसे आदमी को या ऐसे पर्सन या फिर ऐसी कंपनी को हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जिस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो हम उनसे भी कह देते भैया आप सब कुछ ट्रांसफर करके जा रहे हो ना, आप सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हो, फिर अपना एकदम कह रहे हो कि भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं,
मतलब मैंने पूरे साल पैसा कमाया, सपोज 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 मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पूरे साल पैसा कमाया, मैंने पूरे साल एक पैसा कमा के क्या बनवा दिया, घर बनवा दिया, ठीक है, और घर मैंने किसके नाम पर करवा दिया, अपनी वाइफ के नाम पर करवा दिया, सपोज करो, तो मैंने क्या कमाया, वाइफ कह रही मैं तो कुछ कमाया ही नहीं है, देख लो भाई, मैं कह रहा हूँ मैंने तो कुछ कमाई नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, वाइफ कह रही हाँ ये घर आया तो है, दिख तो रहा है, पर पता नहीं कैसे आया, मुझे नहीं पता, उसके नाम पे घर है, और ये कह रहा है कि भैया मैं तो जो कमाया वो लगा दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कोई इनकम ही नहीं है, इनकम क्या है, मैंने जो कमाया वो एक्सपेंड कर दिया सब कुछ, तो मेरे पास मेरी कोई इनकम नहीं है, तो प्रॉब्लम आ गई, कैसे करोगे, सेक्शन नंबर 175 कहता है अगर ऐसा लगता है कि आप सबको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो भी हम आपके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, हम आपसे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स को ले लेंगे। और एक लास्ट केस पाया जाता है जो एक बहुत ही ज्यादा यूजुअल केस है और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल केस है, वो क्या है, सेक्शन नंबर 176 का, वो कहता है आप धंधा ही बंद करने वाले हो, इट इज योर डिसकंटिन्यूड बिजनेस, आप इस वाले प्रीवियस ईयर में अपना धंधा ही बंद करने वाले हो, तो कहाँ मैं जाके आपको अप्रैल में पकड़ूंगा, असेसमेंट ईयर में पकड़ूंगा, आप अभी ही आके हमारे को क्या दे दो, टैक्स दे दो। तो समझे क्या, कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए हैं इस जनरल रूल के भी। जनरल रूल क्या है कि आपने जो पैसा कमाया इन द प्रीवियस ईयर वो टैक्सेबल होगा इन द असेसमेंट ईयर, बट हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि जिस साल आपने पैसा कमाया, जिस प्रीवियस ईयर में आपने पैसा कमाया, उसी प्रीवियस ईयर को हम असेसमेंट ईयर मानते हुए आपसे उसी समय पर टैक्स ले लेंगे। बोलो क्या समझ आई ये वाली बात, जनरल रूल आपको इनकम टैक्स एक्ट का समझ आया क्या, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, डाइवर्जन और एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर 99% बच्चे रहते हैं कंफ्यूज कि व्हाट इज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और इस पर आईसीए कभी कभार खेल भी जाता है, इस पर आईसीए एमसीक्यू भी पूछ लेता है, कुछ समय पहले तक तो इस पर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ जाया करता था कि व्हाट इज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम और व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। दोनों में कंफ्यूजन है, क्यों कंफ्यूजन है, क्योंकि डाइवर्जन ऑफ इनकम होगा तो किसी और पर टैक्स लग रहा होगा, और एप्लीकेशन ऑफ इनकम में तो किसी और पर टैक्स लग रहा होगा, दोनों में टैक्सेबिलिटी डिफर कर जाती है, इसलिए डाइवर्जन और एप्लीकेशन का मतलब डिटेल में और क्लियरली समझना हो जाता है बहुत जरूरी। अगर जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये इनकम में जो ट्रांजेक्शन इसने घुमाई है वो डाइवर्जन ऑफ इनकम थी या फिर एप्लीकेशन ऑफ इनकम थी, तब तक आप ये नहीं डिफाइन कर पाओगे कि टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में है, तब तक आप ये नहीं डिफाइन कर पाओगे कि टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में है। अब मैं इसके एग्जाम्पल के साथ आपको चीजें समझाऊं, चलो जी आ जाओ, डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम की कुछ हम बातें कर लेते हैं। देखना अब आपको कुछ टैक्स की बातें बताएंगे, अब मजा आएगा आपको। देखो डाइवर्जन ऑफ इनकम, डाइवर्जन वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अब आप लोग इनकम टैक्स में बस डूबने के लिए रहो तैयार, अब यहां से आप इनकम टैक्स पे अच्छे से घुसने वाले हो। सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी क्या है, वैभव प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी है मस्त, एकदम बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है, एकदम पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है, ऐसे बरस रहा है पैसा, ठीक है, वैभव प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, आ जाना किसी को नौकरी चाहिए हो तो, ठीक है ना। तो इस कंपनी में क्या करना है, देखो सपोज करो इसी कंपनी में एक डायरेक्टर आता है ना, इस कंपनी में एक डायरेक्टर आता है, ये डायरेक्टर ने ले ली एंट्री, अब इस डायरेक्टर ने एंट्री ली ना, इसके साथ एक अग्रीमेंट किया गया, क्या किया गया, क्या किया गया बताओ, अग्रीमेंट किया गया, लिखा गया, लिखित में अग्रीमेंट किया क्या, स्टैम्प पेपर पर जो बनता है, अग्रीमेंट में बोला गया जब तक मैं जब तक मैं जिंदा हूं सैलरी या फिर रेम्युनरेशन मेरे अकाउंट में क्रेडिट करना, जैसे ही मैं भगवान को प्यारा हो गया, जैसे ही मैं प्यारा हो गया वैसे ही क्या करना, ये जो सैलरी है ना, इसका इस ये सैलरी को एक काम करना मेरे अकाउंट में मत ट्रांसफर करना, इसका जो आपको आफ्टर द लाइफ कॉम्पनसेशन वगैरह मिलते हैं ना, आफ्टर रिटायरमेंट भी होता है, आफ्टर डेथ कॉम्पनसेशन वगैरह भी होते हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पॉलिसी है, हम अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखते हैं, तो चाहे वो भगवान को प्यारे हो गए तब भी हम उनकी वाइफ को या फिर उनकी फैमिली को फॉर दिस सपोर्ट द फाइनेंशियल
सपोर्ट हम उनको पैसे देते हैं। अब कुछ समय तक उनके पैसे देते हैं, सपोज करो हमने कहा कि हम 10 साल तक आपको तब भी पैसे देते रहेंगे, तो उन्होंने अग्रीमेंट में ही लिखवाया कि ये सैलरी जो मेरी सैलरी होगी ना वो मेरी वाइफ को दे देना। वो क्या दे देना? मेरी वाइफ को वो सैलरी दे देना। समझे क्या? ठीक है। तो अब ये वाली बात समझो, यहां जो जब वो जिंदा थे तब तक जब उन्हें सैलरी मिल रही थी, ये तो उन्हीं के हाथ में टैक्स होने चाहिए थे, डायरेक्टर के हाथ में ही। समझो ना, क्योंकि ये डायरेक्टर की ही इनकम है, डायरेक्टर के हाथ में टैक्स होगी। यस, डायरेक्टर के हाथ में टैक्स होगी। बट प्रॉब्लम समझो, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था कि आफ्टर द रिटायर, सपोज करो आफ्टर द रिटायरमेंट है या फिर आफ्टर द डेथ है, कि सैलरी किसके हाथ में जाने वाली है? अब वाइफ के हाथ में जाने वाली है। तो अब ये टैक्स किसके हाथ में होगी? जल्दी से बताओ ना। अब ये टैक्स लॉजिकली किसके हाथ में होनी चाहिए? डायरेक्टर की वाइफ के हाथ में होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलो डेथ के केस में तो हो ही जाएगी उसके हाथ में, क्योंकि भैया अब तो डायरेक्टर बचा ही नहीं है ना, उसके ऊपर जाके थोड़ी ना सरकार टैक्स मांगेगी कि भगवान जी थोड़ी देर बाद में इसका काम करना, पहले इसका टैक्स ले लूं मैं। ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा, ये तो चीटिंग हो जाएगी। तो इसलिए पहले केस। अच्छा, अग्रीमेंट ही कहता है, इसमें शब्द इंपॉर्टेंट क्या है? अग्रीमेंट, ये शब्द याद रखना। अग्रीमेंट के कहने पर ही सब कुछ हो रहा है, आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो। अग्रीमेंट ही कह रहा है। सपोज करो रिटायरमेंट के बाद, मरा नहीं है, ठीक है, भगवान को प्यारा नहीं हुआ है, अग्रीमेंट ही कह रहा है कि डायरेक्टर जब रिटायर होगा ना, रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी होगी ना, सैलरी जो होगी उसके वाइफ के अकाउंट में चली जाएगी। सैलरी उसके वाइफ के अकाउंट में जाया करेगी रिटायरमेंट के बाद। तो भी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? तो भी ये डायरेक्टर की वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट कह रहा है, क्योंकि अग्रीमेंट कह रहा है, याद रखना, अग्रीमेंट कह रहा है। अग्रीमेंट के कहने के हिसाब से जो हो उस हिसाब से टैक्स करना। ठीक है, इतनी बात समझ आती है कि आपको अग्रीमेंट के हिसाब से जो हो उस हिसाब से टैक्स करना। अच्छा, एक दूसरी बात सुनो, यही ऐसा ही था वैभव प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यही एक डायरेक्टर ने एंट्री ली हमारी कंपनी में। हमारी कंपनी में उसको इतना मजा आने लगा, इतना मजा आने लगा कि वो हमारी कंपनी में ही काम करने लगा। ठीक है, घर जाता ही नहीं था बिल्कुल भी। घर तो देखा ही नहीं, अपनी वाइफ की तो उसने शक्ल ही नहीं देखी 2 साल से। ये वाइफ कैसी दिखती है? वाइफ को गुस्सा आ गया, वाइफ कहती है डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। ठीक है ना, वो 3 शब्द वो नहीं बोल सकते, इसलिए डाइवोर्स 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 वाइफ बोलने लगती है। इनका तलाक हो भी जाता है, इनका डाइवोर्स कोर्ट भी अप्रूव कर देती है, और कोर्ट कहती है रुको 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 डायरेक्टर, गलती आपकी है, आप घर नहीं गए, आप 2 साल से आपने अपनी बीवी का चेहरा भी नहीं देखा कि बीवी दिखती कैसी है। तो एक काम करो, एलिमनी दो। कितनी दो? 50,000 रुपीज पर मंथ दो। छोटी मोटी बात करते ही नहीं, सैलरी हमारे डायरेक्टर, भाई वैभव प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है, सैलरी कोई छोटी मोटी होगी? सैलरी उनकी लाखों में है, बहुत बढ़िया सैलरी है महीने की। इसलिए सरकार, कोर्ट क्या कहती है? एलिमनी दो, 50,000 रुपये महीने की, खर्चे चलाने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब डायरेक्टर की सैलरी क्या है? सपोज करो डायरेक्टर है, बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है, 10 लाख रुपए महीना देते हैं हम, छोटे मोटे लोग थोड़ी ना है। डायरेक्टर की कंपनी में ऐसे ऐसे बात हो गई, ठीक है जी, दिक्कत हो गई, एलिमनी देनी पड़ेगी। अब हमारे ये डायरेक्टर साहब क्या करते हैं, हमारे कंपनी की एचआर को अप्रोच करते हैं, प्रपोजल के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं। डाइवोर्स हुआ पर शादी के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं। किसके लिए अप्रोच कर रहे हैं? सुनो ना, अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं आप जो सैलरी मुझे देते हो ना, ₹10 लाख, ये मेरी सैलरी है ना पर मंथ की। कहते हैं हाँ, इसमें से एक काम करो, आप दिया करो 9,50,000 डायरेक्टर के अकाउंट में, यानी कि ये मेरे अकाउंट में दे दो। ठीक है, बचा कुचा जो 50,000 हुआ करे ना, एक काम करा करो, ये मेरी एक्स वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करो, ये मेरी एक्स वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करो विद द नेम ऑफ एलिमनी। ठीक है, अब मैं अलग से क्या ट्रांसफर करूं? आप ही मेरी कंपनी में मुझे देते हो ना, 10 लाख रुपए का बस मैं बाइफर्केशन दे रहा हूँ, डायरेक्टर लेवल पर है, एचआर मानी जाएगी बात उसकी। तो कहती है 9,50,000 रुपीज तो आप मेरे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया करना, बचा कुचा 50,000 रुपीज जो मेरे को अपनी वाइफ को एलिमनी देनी है, वो मेरी एक्स वाइफ, सॉरी आई एम सॉरी, एक्स वाइफ के नाम पे क्या कर दिया करना? ट्रांसफर कर दिया करना। बताओ ना, कहाँ यहाँ पे कहीं भी अग्रीमेंट था क्या कंपनी के बीच में?
और डायरेक्टर के बीच में कि मेरा कोई तलाक हो जाए, मैं अपनी बीवी को देख नहीं पाऊँ, तो जो एलिमनी का पैसा होगा, एलिमनी का पैसा होगा सॉरी, तो वो क्या मेरी एक्स वाइफ को देना, ऐसा कोई अग्रीमेंट था क्या? नहीं था। अगर यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं था, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना मेरी बात, सुनो ना, अग्रीमेंट था क्या? जी नहीं, कोई अग्रीमेंट नहीं था। अगर अग्रीमेंट ही नहीं था ना, तो जो 50,000 रुपीज आप जो दे रहे हो, जो वाइफ को दे रहे हो, दिस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सुनो ना, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। और ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम अगर मान ली गई है, सुनो 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 सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे पेन से लिखता हूँ चलो, अगर ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानी गई है, तो ये टैक्स भी डायरेक्टर के हाथ में की जाएगी, डायरेक्टर के वाइफ के हाथ में नहीं की जाएगी। बोलो, बोलो तो इसको इनकम किसकी मानूंगा? डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर को देना तो पर ही टैक्स पड़ेगा। 9,50,000 का तो कोई सवाल ही नहीं था, वो तो डायरेक्टर की सैलरी थी, डायरेक्टर के ही अकाउंट में जा रही थी, तो इस पर तो सवाल ही नहीं है, तो डायरेक्टर ही टैक्स देगा। सवाल था वो 50,000 रुपीज पर। तो वो कहता है वो डायरेक्टर के हाथ में टैक्स होगा। किसके हाथ में टैक्स होगा? डायरेक्टर के हाथ में टैक्स होगा। समझे क्या? बोलो ना। ये वाली बात समझ आ गई कि वो डायरेक्टर के हाथ में टैक्स होगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज नोन एज व्हाट? एप्लीकेशन। दिस इज व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अच्छा, याद क्या रखना है एप्लीकेशन ऑफ इनकम में? जल्दी से बताओ ना, इसको अच्छे से लिखते हैं ना। एप्लीकेशन ऑफ इनकम में आपको याद क्या रखना है? अग्रीमेंट है कि नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, अग्रीमेंट है कि नहीं है, ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर अग्रीमेंट नहीं है, अगर अग्रीमेंट नहीं है, तो क्या करोगे? तो डायरेक्टर के हाथ में, जिसके हाथ की ओरिजिनल सैलरी थी उसी के हाथ में टैक्स करना। पर अगर अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्लिगेशन है, तो इट इज नोन एज व्हाट? डाइवर्जन ऑफ इनकम। क्या कहा जाता है इसे? डाइवर्जन ऑफ इनकम कहा जाता है। और ये अगर डाइवर्जन ऑफ इनकम है, तो जिसके हाथ में पहुंची है वो इनकम, जिसके हाथ में वो क्या पहुंची है, इनकम पहुंची है, उसी के हाथ में टैक्स करा देना, उसी के हाथ में टैक्स करा देना। बोलो ना, क्या दोनों की दोनों चीजें समझ आई आपको? मेजर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? मेजर डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज में आ रहा है कि अग्रीमेंट है या अग्रीमेंट नहीं है। दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या? मुझे एक ही चीज देखनी है, पूरा का पूरा कोई भी क्वेश्चन आ जाए डाइवर्जन और एप्लीकेशन पर, सिर्फ मुझे इतना देखना है कि अग्रीमेंट है, लॉजिकल, मतलब एक कोई ऑब्लिगेशन थी मेरे ऊपर, कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी क्या? अगर थी तो वो डाइवर्जन ऑफ इनकम, अगर अग्रीमेंट नहीं था, ऑब्लिगेशन नहीं थी, तो वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम। और अगर वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, तो ओरिजिनल सोर्स पर ही टैक्स हो जाएगा, यानी डायरेक्टर के हाथ में ही टैक्स है। और डाइवर्जन ऑफ इनकम हो गई तो जिसको फाइनली मिल रही है उसके हाथ में हो जाती है टैक्स। बोलो ना, क्या अब ये आप दोनों एग्जाम्पल्स के साथ इस वाली बात को एक बार पढ़ सकते हो क्या? बोलो ना, क्या इस वाली बात को, क्या डाइवर्जन को और एप्लीकेशन को, ये दोनों एक बार आप पढ़ सकते हो क्या? वही कुछ सेम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर भी दिए हुए हैं, एक बार आप इसको पढ़ोगे क्या? एक बार आप इसको पढ़ोगे क्या? जल्दी से पढ़ो।
हाँ जी। सो पढ़कर हुआ कंप्लीट। डायवर्जन और एप्लीकेशन ऑफ इनकम समझ आया दोनों आपको, एग्जांपल्स के साथ भी मैंने आगे समझा दिया है, लिखा है सब कुछ वही है जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अंडरस्टूड, आगे बढ़े। अच्छा, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स किस पर लगेगा, मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स किस पर लगता है, पर्सन पर लगता है। पर्सन 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 देखो ना, इनकम टैक्स शैल बी लेवीड ऑन टोटल इनकम, देखो ना किस पर लगेगा, सबसे पहले तो टोटल इनकम पर लगेगा, किसकी, पर्सन की टोटल इनकम पे होता रेट स्पेसिफाइड। जिस रेट से स्पेसिफाई किया जाएगा, जो रेट स्पेसिफाई की जाएगी, उस रेट से हर एक पर्सन की टोटल इनकम पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। तो डिफरेंस अब हमारे को तीनों चीज समझनी है। देखो, क्या मैं पर्सन समझ चुका हूं क्या, बोलो ना, 2 क्लॉज 31 में, 2 क्लॉज 31 में क्या मैं पर्सन समझ चुका हूं। हाँ जी। क्या मैं अब रेट स्पेसिफाइड समझने वाला हूँ क्या, हाँ जी, अब मैं रेट स्पेसिफाइड समझने वाला हूँ। तो रेट स्पेसिफाइड की जब मैं बात कर रहा था, तो रेट स्पेसिफाइड दो जगहों पे लगता है। पहला, कुछ रेट्स ऐसे होंगे जो फाइनेंस एक्ट में दिए जाते हैं। फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, कैसे होता है, मैंने बताया था। फाइनेंस बिल आता है 1 फरवरी को, निर्मला ताई आएंगी, ठीक है, एक आईपैड लेकर आएंगी, वो एक लाल लिफाफे में बंद होगा, ठीक है ना, उसमें अशोक का एम्बलम लगा होगा। तो ऐसे एक लाल लिफाफा आएगा, उसमें से आईपैड निकलेगा और 1 तारीख को इस देश का भविष्य तय किया जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी को वो वाली बात होती है, उसमें बजट होता है, कई सारी बातें होंगी बजट की, और कई सारे इनकम टैक्स चेंजेस होंगे। तो इनकम टैक्स रेट के जनरल रेट्स जो होते हैं ना, नॉर्मल रेट्स, यानी कि जनरली अप्लाई किए जाएंगे, यानी कि स्लैब रेट्स वगैरह होते हैं ना, वो कहाँ यूजुअली पाए जाते हैं, फाइनेंस एक्ट में पाए जाते हैं। पर इनकम टैक्स एक्ट में क्या वो स्लैब रेट्स वगैरह लिखे होंगे क्या, यूजुअली नहीं लिखे होते। वहां स्पेशल टैक्स रेट लिखे जाते हैं। हर सेक्शन में अगर कुछ स्पेसिफिकली स्पेशल कोई टैक्स लगाना है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा जाएगा। फाइनेंस एक्ट में सारे जनरल रेट लिखे जाते हैं, पर और जो इनकम टैक्स होता है उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें आपका इनकम टैक्स एक्ट लिखा, उसमें आपके सारे स्पेशल टैक्स रेट लिखे जाएंगे। अच्छा, अब आ जाओ, इसको जनरल टैक्स रेट की बात कर लेते हैं। जनरल टैक्स रेट की बात कर रहा हूं, मतलब अगर मैं जनरल टैक्स रेट की बात कर रहा हूं, यानी कि कहां लिखे होंगे वो, फाइनेंस एक्ट में लिखे होंगे। कहाँ लिखे होंगे, फाइनेंस एक्ट में लिखे होंगे, जो हर साल जब भी आप फाइनेंस एक्ट खोलोगे ना, हर साल आपको वो रेट्स उसमें मिलते हैं। सबसे पहले आपको यही रेट्स की क्लैरिफिकेशन मिलती है कि कौन से रेट्स कहाँ किसके लिए अप्लाई होने वाले। तो हर साल जनरल रेट्स में ये टैक्स स्लैब्स आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये एप्लीकेबल किस किस के लिए, पहले देखो ना, हम किस किस के लिए एप्लीकेबल पढ़ रहे हैं। सिर्फ हम 5 वैरायटी ऑफ किसके लिए पढ़ रहे हैं, 5 वैरायटी ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP, इनके लिए क्या पढ़ रहे हैं हम, जनरल टैक्स रेट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, जनरल टैक्स रेट्स। समझ आया। अब इसको भी समझने से पहले ना, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पता है, सुनो ना, मेरी बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी सुन लो। सुनो, देर आर टू टैक्स रिजीम्स। टैक्स रिजीम्स में भी ना दो टैक्स रिजीम्स होती हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और एक है ओल्ड टैक्स रिजीम। दो टैक्स रिजीम है, एक है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और एक है ओल्ड टैक्स रिजीम। ये है 115 BAC में। 115 BAC इज अ सेक्शन नंबर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, ABC होता है पर BAC है, ठीक है ना। इन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 BAC की बात करता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाओगे, आपका टैक्स कैलकुलेट बाय डिफॉल्ट शब्द में ही क्या लिखा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब आपका टैक्स बाय डिफॉल्ट ही 115 BAC के हिसाब से कैलकुलेट होगा। बाय डिफॉल्ट ही 115 BAC के हिसाब से कैलकुलेट होगा। बट अगर आप चाहते हो कि मेरा टैक्स इस हिसाब से कैलकुलेट ना किया जाए, मेरा टैक्स किसी और रिजीम के हिसाब से टैक्स किया जाए, जो पुराने ऑलरेडी थी, पुरानी हमेशा से चलती आ रही थी, तो उसके लिए आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू opt out if you want to go from the default tax regime to the old tax regime, तो आपको default tax regime से क्या करना पड़ेगा, opt out करना पड़ेगा। डिफॉल्ट regime आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मिलेगी, पर ओल्ड regime में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। समझे क्या, दो रिजिम है। दोनों रिजिम का क्या मतलब है, सिंपल है। इसको सरकार चाहती, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लेकर आई है सरकार टू सिंप्लीफाई द टैक्स, सिंप्लीफाई द टैक्स,
सिंप्लीफाई द टैक्स का मतलब क्या है? ये कहती है आप हमारे को कम रेट से टैक्स दे दो, पर आप हमसे कोई भी डिडक्शन या कोई भी एग्जम्पशन मत मांगना। रेट हम कम कर देते हैं टैक्स की, आप हमसे डिडक्शन और एग्जम्पशन मत मांगना। कुछ है, कुछ अलाउ कर रहे हैं, कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन हम अलाउ कर रहे हैं, बट सिर्फ फ्यू, बाकी आपको कुछ भी हम अलाउ नहीं करेंगे। तो कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कई सारे डिडक्शंस मना कर दिए, कई सारी एग्जम्पशंस मना कर दी, और क्या कर दिया, रेट कम कर दिया। कहते हैं इससे देखो असेसमेंट कम होंगी कि आपने फेक और बोगस डिडक्शन ले ली, एग्जम्पशंस ले ली, इससे हमारे लिटिगेशंस भी कम होंगे, और हम एक ट्रस्ट फैक्टर लगाते हुए आपका रेट कम कर देते हैं, जैसे कि आप सिंप्लीफाई कर लो टैक्सेस को। बट आप चाहते हो कि नहीं मैं तो डिडक्शन लूं, मैं तो एग्जम्पशन लूं, मैं कैसे वो सब छोड़ दूं? तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप क्या करना, ऑप्ट आउट कर लो। एक काम करो, आप ऑप्ट आउट कर लो और आप ओल्ड रिजिम में चले जाओ, जहां रेट थोड़े ज्यादा मिलेंगे, जहां रेट ऑफ स्लैब थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, और साथ में आप डिडक्शन, साथ में आप डिडक्शन ले पाओगे, साथ में आप डिडक्शन ले पाओगे। सबसे पहले मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? सबसे पहले मैं ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करने जा रहा हूं, उसके बाद पढ़ेंगे हम न्यू टैक्स रेजिम 115 बीएसी। तो सुनो ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आईसीए का स्टडी मटेरियल है ना, उसमें ये जो 115 बीएसी है ना, इसमें फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में एक ब्रीफ डिस्कशन किया हुआ है ऑफ 115 बीएसी, पर 115 बीएसी को डिटेल में समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 9, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। इस वाले चैप्टर में 115 बीएसी के साथ साथ 115 बीएडी, बीएए है ना, और बीएई, ऐसे कई सारे सेक्शंस को और समझाया हुआ है। तो दो जगह आपको मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी हम चैप्टर कर रहे हैं ना, उसमें उसका थोड़ा सा ब्रीफ मिलेगा आपको, पर इसको ही डिटेल में हम असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में लेते हुए पढ़ेंगे। हाँ, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ब्रीफ होगा, उसमें ब्रीफ में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर नंबर 9 में जाके इसी को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, 115 बीएससी की और क्या निटिग्रिटीज हैं। ठीक है ना? तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा टैक्स रेजिम मिलने वाला है? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएससी का मिलना चाहता है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है, जहाँ पे आप रेट क्या बढ़ा दोगे थोड़ा सा, पर डिडक्शन ले पाओगे क्या? डिडक्शन सारी की सारी ले पाओगे, तो उसके लिए आपको ऑप्ट आउट करना पड़ता है। तो इसलिए देखो, या जनरल टैक्स के साथ लिखा गया है, क्या एक शब्द लिखा गया है, देखो ना, देखो, असेसी ऑप्ट आउट कर लेता है 115 बीएससी से, यानी कहाँ जा रहा है वो? ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहा है, तो उसको रेट थोड़ी हायर मिलेंगी। तो कहता है इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स लगता है, बट अदर देन बिलो का क्या मतलब है? यानी कि ऐसे ये दो इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, इनको छोड़ के, यानी कि इनको छोड़ने के बाद बचे हुए जो इंडिविजुअल्स है ना, वो एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई, ए जे पी, चाहे ये रेसिडेंट हो चाहे ये नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी हो, क्या हो, रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, आपके लिए टैक्स जनरली क्या टैक्स लेने वाला है? 2,50,000 रुपीज तक अगर आपकी टोटल इनकम को पहले समझा जाए कि व्हाट इज टोटल इनकम। बार बार ये कह तो रहे हैं कि टोटल इनकम है, टोटल इनकम है, पर टोटल इनकम है क्या? ये क्या वाला है टोटल इनकम? देखो ना, ये टोटल इनकम क्या है? चलो हम थोड़ा सा कंपटीशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है हमारी कंपटीशन का? हमारे पास, आप जानते हो, इंटरमीडिएट पढ़कर आए हो, इंटरमीडिएट क्लियर करके आए हो, तो आपको ये तो पता होगा देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, है कि नहीं? 5 हेड्स ऑफ इनकम है। अच्छा बताना, सबसे पहला हेड ऑफ इनकम क्या होता है हमारा? सबसे पहला हेड ऑफ इनकम क्या हमारा? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो एक काम करो, लिखो अच्छे से, इनकम फ्रॉम सैलरी मिलेगी, वेरी गुड। देन हमारी इनकम फ्रॉम क्या आता है, जल्दी बताओ? हाउस प्रॉपर्टी। देन इनकम फ्रॉम पीजीवीपी। बोलते चलो। देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड देन आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है? ये सब करके जो आप मिलाओगे ना, अरे क्या हो गया, ये सब करके जो आप सम टोटल करोगे ना, इसको कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहा जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम।
ठीक है। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप है ना चैप्टर नंबर 6A की, जो चैप्टर नंबर 6 है ना, उसमें डिडक्शंस आप माइनस करोगे, डिडक्शंस अंडर चैप्टर नंबर 6A। जितने भी यहाँ पे 80A, 80C, 80D, ये सारी डिडक्शंस क्या मिलती है, चैप्टर नंबर 6A में मिलती हैं। वो आप जब माइनस कर दोगे तब यू विल गेट टू नो व्हाट, तब यू विल गेट टू नो व्हाट, टोटल इनकम। तब आपको क्या मिलेगा, टोटल इनकम मिलेगी। अब पता है इस टोटल इनकम पर भी, टोटल इनकम पर भी आप क्या करोगे, पहले टैक्स निकालोगे, और टैक्स निकालने के बाद भी आप कहोगे कई सारे टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके होंगे इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, तो वो आप माइनस कर लोगे, टीडीएस टीसीएस वो माइनस करोगे, तो क्या होगा, टोटल इनकम आई। टोटल इनकम पे आप क्या निकालोगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम। क्या निकालोगे आप, टैक्स ऑन टोटल इनकम। उसमें से मैं एडवांस टैक्स मैंने कुछ पे किया होगा तो वो माइनस कर दूंगा, कुछ मैंने टीडीएस टीसीएस पे कर दिया होगा वो माइनस कर दूंगा, तो लास्ट में मेरी क्या आ जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पे, टैक्स लाइबिलिटी या फिर पेएबल, जो मुझे टैक्स एक्चुअली पे करना है। एक्चुअली टैक्स मुझे टैक्स पेएबल लिखो, इसे टैक्स लाइबिलिटी नहीं, इसको लिखो टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल ये आपका बनता है टैक्स पेएबल। ठीक है, आज इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, समझ गए, ये आपको टैक्स पेबल, तो दिस इज द सोर्स। अब मुझे क्या देखना है, मुझे इसके लिए फॉर द पर्पस ऑफ द स्लैब रेट, फॉर द पर्पस ऑफ द स्लैब रेट मुझे देखना क्या है, ये टोटल इनकम देखनी है। क्या देखनी है मुझे, ये वाली टोटल इनकम देखनी है। इसको देखने के लिए मतलब क्या, मेरी सारी ग्रोथ टोटल इनकम करूंगा, सब हेड की इनकम को क्रॉस करूंगा, उसमें से मैं डिडक्शंस हटा दूंगा, उसके बाद जो आएगी वो इनकम होगी। अब मुझे देखना सिर्फ क्या है, इस इनकम को देखना है। अगर ये इनकम मेरी 250 तक है तो कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5 लाख यानी कि नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर 20%, और अगर 10 लाख से ऊपर जा रही है तो 30% का टैक्स स्लैब लगता है। अगर इंडिविजुअल है, ठीक है ना, ठीक है, इंडिविजुअल है पर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, सर नॉन रेसिडेंट क्यों नहीं, नॉन रेसिडेंट हो चाहे कितने भी साल का हो, 10 साल का से लेकर 200 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे नॉन रेसिडेंट के लिए स्लैब रेट तो यही रहने वाली है। बट हमने अपने अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के, अपने अपने देश के बूढ़े बड़े लोगों को हमने क्या किया, सम्मान देते हुए उनको हमने कम टैक्स लगाया। तो कहता है कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल हो जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो, क्या हो, 60 साल या उससे ज्यादा हो, कब होनी चाहिए, इन द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर। बट सुनो ना, 80 से कम होना चाहिए, 80 से ज्यादा है तो नीचे आएगा ना, उसको थोड़ा और बेनिफिट देंगे, आप 80 से ज्यादा जियो, आप तो मतलब बहुत बड़े आदमी भाई, 80 से ज्यादा जी रहे हो, आपको हम एक्स्ट्रा सम्मान देंगे, एक्स्ट्रा इज्जत देंगे। तो उसकी एक्स्ट्रा इज्जत देने के लिए हमने थोड़ी सी और रिलैक्सेशन दे दी, ठीक है ना। टैक्स नहीं छोड़ा, इतनी इज्जत नहीं देंगे कि हम आपसे टैक्स ही ना लें, थोड़ी बहुत इज्जत ठीक है, पर ज्यादा इज्जत हम भी नहीं देंगे आपको। तो अगर कोई ऐसी इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है इन द प्रीवियस ईयर बट 80 से नहीं है, अच्छा एग्जैक्ट 60 चलेगा क्या, हाँ जी एग्जैक्ट 60 चलेगा, फिर क्या एग्जैक्ट 80 इसमें आएगा क्या, एग्जैक्ट 80 इसमें आएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट 80 इधर आ जाता है, 80 ईयर्स और मोर वाले में, बोलो ना। बट सर एक बात ऊपर और बताओ ना, यहाँ आपने ऊपर बोला था इंडिविजुअल, एच यू एफ ए ओ पी बी ओ आई ए जे पी, इनका क्या करें, इंडिविजुअल तो यहाँ भी है, इंडिविजुअल यहाँ भी है, पर ये चार लोग, अरे ये कोई उम्र के बेसिस पर थोड़ी ना होते, एच यू एफ ऐसा तो नहीं होता एच यू एफ 60 साल के हो गए, ओहो बहुत दुख हुआ, मैं चलो कोई बात नहीं, आपको कम देते हैं, हम आपको टैक्स स्लैब में बेनिफिट देते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सब तो क्या है, इंडिविजुअल नॉर्मल लोग हैं ना, इनका कोई एज से रिलेटेड फैक्टर तो नहीं है ना कि चलो इसको रिलैक्सेशन देना चाहिए। बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, पर कंपनी जितनी पुरानी हो जाएगी उसका थोड़ी ना सम्मान कर लेंगे हम, तो इसलिए क्या बोला गया, तुम तो भैया ऐसी स्लैब में रहना, नॉर्मल वाले स्लैब में, यानी कि 2.5 लाख वाले स्लैब में। बट हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर जा रहे हैं बाहर, अपने रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट बूढ़ों को हम नहीं देखते भाई, नॉन रेसिडेंट बूढ़े तुम्हारे देश की सरकार देखे, हम सिर्फ अपने बूढ़ों का ध्यान रखेंगे, समझे क्या। तो बताओ ना, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, किसी और बूढ़े की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, रेसिडेंट आदमी की, जो अपना आदमी है, 60 साल से ऊपर है या 60 साल का है बट 80 से छोटा है, एग्जैक्ट 80 भी नहीं चलेगा, 80 से छोटा है, तो स्लैब क्या किया हमने, हम कह रहे हैं देखो भाई पहले हम 2.5 लाख तक माफ करते थे ना, 3 लाख तक माफ किया, जाओ, बाकी हमारा यहाँ पे 3 लाख होगा,
यहाँ पे 3 लाख कर लेना, तो 3 लाख 5 लाख आपको 5% मिलेगा, 5 लाख टू 10 लाख आपको क्या मिलेगा, 20% मिलेगा, एंड देन ग्रेटर देन 10 लाख आपको क्या मिलेगा, 30% आपको मिलेगा। 30 रेट की देखो ना, स्लैब क्या वही है, स्लैब वही है, बस हमने 2.5 की जगह क्या कर दिया, यहाँ पे 3 लाख कर दिया। अब हमारे कुछ एक्स्ट्रा एकदम प्रीमियम वाले बूढ़े लोग हैं हमारे देश में, एकदम प्रीमियम लोग, कौन प्रीमियम बूढ़े, जो 80 या 80 से ज्यादा है, इनको हम कहते हैं प्रीमियम बूढ़े लोग। ठीक है, अगर ऐसे हमारे कोई प्रीमियम बूढ़े लोग हैं तो उनको हमने 5 लाख रुपए तक ही टैक्स माफ कर दिया, कि 5 लाख की अगर आपकी क्या है टोटल इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो बताओ ना, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक है तो 20% था, 10 लाख से ऊपर है तो 30%, सेम वही वाली स्लैब इनके लिए भी रखी गई। वो 5% वाली स्लैब खत्म कर दी, क्यों, क्योंकि 5% वाली स्लैब 5 लाख रुपए तक थी ना, और 5 लाख तक तो हमने इसको नील रेट ही कर दिया। अच्छा बट सुनो ना, एक प्रॉब्लम है, एक बात है, बूढ़ों का दर्द समझो ना, बूढ़े लोगों का भी छोड़ो, एक एक हमारे देश में ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिनका अप्रैल फूल बन गया था। ठीक है, जो बेचारे पैदा ही 1 अप्रैल को हुए थे, बेचारे वो लोग जो 1 अप्रैल को ही पैदा हुए थे वो तो अप्रैल फूल बन गए। बट उनके साथ नाइंसाफी सुनो ना, हमारा पीपल बॉर्न इन, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से लिख लेते हैं, पीपल बॉर्न ऑन 1 अप्रैल। अच्छा सुनो, हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर हमारा क्या है, 25-26, यानी कि हम 1 अप्रैल 2025 से शुरू करते हैं टिल 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 25 से शुरू करेंगे, 31 मार्च 2026 तक हम चलेंगे। अच्छा, यहां तक हम कह रहे थे, अगर आप 60 ईयर या फिर उससे ज्यादा हो जाते हो, 60 ईयर या उससे ज्यादा हो जाते हो, बट अप लेस देन 80 ईयर्स रहते हो, फिर लेस देन 80 ईयर्स रहते हो, तो आपके लिए 3 लाख रुपीज की स्लैब हो जाती है, 3 लाख रुपीज की स्लैब हो जाती है। तो अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 ईयर्स रहते हो, ठीक है, तो आपके लिए 5 लाख रुपीज की स्लैब हो जाती है। ये करना था, ये क्राइटेरिया कब फुलफिल करना था, इन द प्रीवियस ईयर। देखो ना, मैं आपको बार बार बता रहा था, इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर, है ना, सब जगह पर इन प्रीवियस ईयर है। तो अगर मुझे ये प्रीवियस ईयर करना था, यानी कि मुझे 31 मार्च 2026 तक मुझे 60 साल का होना चाहिए था, मुझे 80 साल का होना चाहिए था। बट मेरा तो हो गया अप्रैल फूल, मैं बना 80 साल का या 60 साल का ऑन द 1 अप्रैल 2026। 26 को मेरा होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बना मेरा, और हैप्पी बर्थडे बन के मैं 80 साल का हो गया। अब मैं 80 साल का हो गया, मैं, मेरे लिए सब लोग खुश हैं, मेरा पूरा परिवार खुश है कि मैं 80 साल का हो गया, बट मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ। मेरी भावनाओं को समझो ना, एक दिन, एक दिन की वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। मेरी टैक्स स्लैब चेंज हो जाती, मेरे पैसे पर कम टैक्स लगता, बट वो एक दिन, वो अप्रैल फूल जो मेरे साथ बना था आज से 80 साल पहले, वो मुझे आज कितना दुख दे रहा है। समझ आ रहा है क्या आप लोगों को, दर्द समझ आ रहा है क्या? ये दर्द सीबीडीटी भी समझी, ये दर्द उन बूढ़ों का, ये दर्द सीबीडीटी भी समझे। और सीबीडीटी कहती है, सुनो ना, सीबीडीटी एक सर्कुलर निकालती है, एक सर्कुलर निकालती है, और सर्कुलर में कहती है, ऐसे बूढ़े लोग जिनका हैप्पी बर्थडे क्या बना था, अप्रैल फूल को बना था, उन अप्रैल फूल को भी हम ये मान लेंगे, भैया देखो दुखी मत हो, आप 60 साल के या आप 80 साल के ना प्रीवियस ईयर में ही हो चुके हो, मान लेंगे कि हम आप प्रीवियस ईयर में ही हो चुके हो, तो आप हायर टैक्स स्लैब का, आप क्या करना, हायर टैक्स स्लैब का बेनिफिट आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ना, क्या ये वाली बात आपको समझ आई, दर्द समझ आया? ठीक है, तो यही वाली बात इधर लिखी हुई है। देखो क्या कहता है, कहता है कि एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल अपने बूढ़ों का ख्याल रखेंगे, बाहर वाले को बूढ़ों का ख्याल रखना है क्या, नहीं। इसलिए रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही बड़ी बड़ी स्लैब दी है, और तो रेसिडेंट इंडिविजुअल की ही बात करेंगे। नॉन रेसिडेंट बूढ़ा तो 100 साल का हो जाए, उसको हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाले, आपके लिए तो 2.5 लाख की ही लिमिट एप्लीकेबल है, याद रखना। तो कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका 60th या फिर 80th बर्थडे 1 अप्रैल 26 को आ रहा है, तो उसको माना जाएगा, डीम्ड किया जाएगा, मान लिया जाएगा, आप हुए नहीं हो वैसे तो, पर हम मान लेंगे कि आप 60 साल या 80 साल के हो चुके हो 31 मार्च 2026 को ही, दैट इज इन द प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27, और आप एलिजिबल हो हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख एंड 5 लाख, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल
हो रही है। इस सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर से नोटिफाई किया। समझे? बोलो ना, समझे? ये सर्कुलर है। क्या ये एसएससी पर बाइंड होना चाहिए था? मैं आप लोगों से बात पूछ रहा हूं, क्या ये सर्कुलर है? क्या ये एसएससी पर बाइंड होना चाहिए था? नहीं हो सकता। एसएससी पर ये बाइंडिंग नहीं है। एसएससी चाहे नहीं यूज करे, बट क्या कोई एसएससी इसको छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना चाहेगा। तो ऑटोमेटिकली ये बाइंड मतलब बाइंडिंग नहीं है, बट हर आदमी इसको यूज ही करेगा क्योंकि इट इज इन देयर बेनिफिट्स। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ूं? ये तो था कि हमने ऑप्ट आउट कर लिया। ऐसा कोई इंडिविजुअल एओपी बीओआई एजेपी था और एचयूएफ था जिसमें हमने ऑप्ट आउट कर लिया। हमारे को नहीं चाहिए भैया अच्छी टैक्स स्लैब, हमारे को तो बेकार टैक्स स्लैब ही दे दो, पर हमारे को सारे के सारे डिडक्शन दे दो। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई डिडक्शन नहीं चाहिए, हमारे को तो बस रेट कम कर दो भाई। टैक्स हम देते अच्छे नहीं लगते, हम डिडक्शन नहीं लेंगे कोई बात नहीं, पर हमारे को टैक्स देना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ काम किया गया। पर सुनो ना, ऐसे लोग चाहे 60 साल के हों, ऐसे लोग चाहे 80 साल के हों, कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहां पर एक ही टैक्स स्लैब दी गई। सुनो तो, धोखा धोखा धोखा, सुनो तो, यहां पर स्लैब एक ही दी गई। और कौन सी स्लैब दी गई? सभी लोगों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। आपका एज कुछ हो फर्क नहीं पड़ता, आप नॉन रेजिडेंट हो रेजिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए सिंगल एक टैक्स स्लैब है। अब सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक ही टैक्स स्लैब लगा दी गई है। अच्छा, स्टार्टिंग देखो ना, कहता है 4 लाख तक, अब 4 लाख कोई टैक्स नहीं है। ये सबके लिए अच्छा है, पर किन के लिए अच्छा है? सिर्फ अप टू 80 ईयर्स तक के लिए अच्छा है। 80 साल के ऊपर जैसे ही बंदा गया और उसकी अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम थी, तो उधर उसे पुराने टैक्स स्लैब में नील टैक्स मिल रहा था। पर अगर वो उसकी इनकम अभी भी 5 लाख रुपए ही है, बट अगर वो नए टैक्स स्लैब में गया तो उसको टैक्स अब कितना देना पड़ेगा? 0% नहीं दे सकता। अब वो इस स्लैब में आ जाएगा और उसको अब 5% के बेसिस पर अब उसको टैक्स देना पड़ जाएगा, जो उसके लिए हो जाएगी गलती, उसके लिए हो जाएगी नाइंसाफी। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, चाहे उन्हें बेनिफिट नहीं चाहिए डिडक्शन का, भैया हम नहीं ले रहे, तो बस हमारे को टैक्स स्लैब का बेनिफिट चाहिए, तो वो ऐसे कुछ लोग अभी भी ऑप्ट आउट करने को तैयार हैं। समझे क्या? तो अभी भी आई थिंक ये लिमिट को भी 4 से एक बार 5 कर देना चाहिए, तो काफी हद तक लोग जो थोड़े बहुत अभी भी ऑप्ट आउट कर रहे हैं, वो भी कम हो जाएंगे थोड़े से। ठीक है ना? धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ जाती है। पहले आपके पिछले अटेम्प्ट तक ये 3 लाख रुपए की स्लैब थी, अब ये 4 लाख कर दी गई है फ्रॉम दी आपका May 26 अटेम्प्ट। तो आपके अटेम्प्ट के लिए एक ये आपके स्लैब में चेंजेस आया है, जैसे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन बैंक, आपके क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे आंसर्स आपके चेंज हो जाते हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब ही बदल जाएगी तो सारे के सारे टैक्स के रेट्स भी बदल जाते हैं। ठीक है, आपका सॉल्यूशन बदल जाता है। तो आपका तो कहते हैं कि 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, पर 4 to 8 लाख रुपीज। अब देखना स्लैब कैसे याद रखनी है। स्लैब में सिर्फ 4 लाख रुपीज का डिफरेंस है। 4 लाख का कुछ नहीं, 4 to 8, 4 लाख डिफरेंस, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 एंड अब 10 24। ऐसे स्लैब में 4 लाख का डिफरेंस है और रेट में 5% का डिफरेंस है। 0 से 5%, 5 से 10, 10 से 15, 20, 25, 30। समझे क्या? जैसे हम 9 का टेबल बचपन में याद रखते थे ना, कैसे रखते थे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे याद रखते थे ना। बस 9 का टेबल ऐसे हो गया, वैसे ही आपको यहाँ याद रखना है। 4 लाख से फिर 4 लाख का डिफरेंस बनाओ, यहाँ पे 5% से रेट बढ़ाते हुए चलो। बोलो ना, क्या आपको यह रेट भी समझ आ गया? यहाँ पर कोई रेजिडेंट नहीं है, कोई नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे सब एक है। सबका साथ सबका विकास है ना इस सरकार का लोगो। तो बस सबको साथ ले लिया और सबको एक साथ लेकर एक ही चीज में क्लब कर दिया। नॉन रेजिडेंट बूढ़ों को फायदा हो गया। अरे समझो, नॉन रेजिडेंट बूढ़ों को फायदा हो गया, जिसको सिर्फ पहले 2.5 लाख की एग्जामेशन मिल रही थी, बेसिक एग्जामेशन, अब वो बूढ़े भी 4 लाख की एग्जामेशन एंजॉय कर पा रहे हैं। पर हमारे बूढ़े जिनको पहले 5 लाख की एग्जामेशन मिलती थी, अब उन बूढ़ों को भी 4 लाख की एग्जामेशन मिल रही है। समझे? दे कैन ऑप्ट आउट, डेफिनेटली दे कैन ऑप्ट आउट। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो इसमें रेट्स कम कर दी गई है। अब देखो 30 लाख पर, पहले आप देखो 30% का जो टैक्स स्लैब आ रहा था 10 लाख के बाद ही आ रहा था। अब देखो वो 30% का टैक्स स्लैब 24 लाख के बाद आ रहा है। तो बेनिफिट दिया कि नहीं दिया सरकार ने? कितना बड़ा बेनिफिट दिया आपको?
अभी भी डरने की टेंशन नहीं है। इसके बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जैसे कि रिबेट का कॉन्सेप्ट है, जिसके हिसाब से 12 लाख तक की भी आपकी इनकम है ना, तो कोई टैक्स मत दो, जीरो टैक्स। पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। समझे क्या? इजी है। आ जाओ जी। बट कुछ बातें याद रख लो। क्या कहते हैं, AMT एप्लीकेबल नहीं है 105 BAC में। कोई कैरी फॉरवर्ड ऑफ AMT नहीं मिलेगा। क्या होता है AMT, मुझे भी नहीं पता, आई एम सॉरी। इसको हम दोनों सीखेंगे साथ मिलकर चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, हम दोनों साथ मिलकर सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। अभी नहीं सीखेंगे। मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, ठीक है। मैं भी पढ़ के आऊंगा, आप मेरे साथ पढ़ लेना, ठीक है। कुछ सरचार्ज की रेट है, उस पर सिर्फ मैक्सिमम 25% हो जाएगी। सरचार्ज क्या होता है, ये 25% और क्या आया, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड ये सेट ऑफ नहीं हो सकता, क्या है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सारा का सारा डिस्कशन कहाँ होगा, चैप्टर नंबर 9 में मैंने लिख कर दिया आपको। तो थोड़ा सा इन नोट्स के लिए वेट करना। आईसीए ने लिख दिया है, बट मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हम सब कुछ चीज़ें सीखेंगे। ये दोनों, ये वाली चीज़ सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। ये वाली चीज़ सीखेंगे आपके चैप्टर नंबर आपका 3 है, दैट इज अ PGBP। एंड ये वाली चीज़ तो अभी इसी चैप्टर नंबर 1 में ही सीखेंगे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट। और वही है, हम सरचार्ज की बात कर रहे थे, सरचार्ज रेट ही नीचे आ गया। सरचार्ज को भी अब हमारे को समझना है। सरचार्ज को बहुत ध्यान से एक बार समझ लो, या फिर कल समझाऊं? टाइम हो रहा है। सरचार्ज में मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो एक काम करते हैं, सरचार्ज रेट को कल समझते हैं। कल हम इस टॉपिक को ओवर भी करेंगे। कोशिश करेंगे ओवर विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है तो थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। अदरवाइज कल ये पूरे पूरे चैप्टर को हम कर देंगे फिनिश आउट। अभी आपका समय भी हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी तक आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं रोक रहे हैं। कल हम सरचार्ज रेट से शुरुआत करेंगे, विद रिबेट्स जाते हुए सब चीजें हम कल कंप्लीट आउट कर लेंगे। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? सो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, इसका हमें फीडबैक हमारे नंबर पर आप दे सकते हैं। आप लोगों के साथ वो नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर 00 पर आप लोगों को दिया गया, तो 00 लेक्चर वाला जरूर से आप लोगों ने एक बार देख लेना चाहिए, अगर नहीं देखा है तो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके बिना कुछ मजा नहीं आएगा। मैं पढ़ाता रहूंगा और आप प्रैक्टिस ना करो, उसके उसके अलावा कोई मतलब उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है। प्रैक्टिस के लिए हमने आपको वेलकम किट के साथ कई सारी चीज़ें आपको दी हैं, कॉपीज दी हैं, पेन दिया है, हाईलाइटर वगैरह, स्टिकी नोट्स। भरपूर उसका फायदा उठाओ, भरपूर उसको यूज करो, ठीक है ना। और लिखने में कोई कमी मत छोड़ना। मैं भी लिख रहा हूँ, आपको भी लिखते हुए चलना है। पेपर मेरा नहीं, पेपर आपका है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे कल। और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कल ही वाइंड अप कर दें।